राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट पर स्थित मस्जिद दरगाह फैज इलाही के इर्द गिर्द तोड़फोड़ की गई, बुलडोजर चलाया गया और कहा गया कि वहां पर एंक्रोचमेंट था जिसे हटाया गया है। और ये गतिविधि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की गई। इसके बाद इलाके में छिटपिट हिंसक घटनाएं भी हुई। पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे और इलाके में 2 से 3 दिन तक धारा 144 लागू रही और दुकानें बंद रहीं। फिलहाल इलाके में शांति स्थापित है। अब हालात भी सामान्य हो चुके हैं, दुकानें भी खुलने लगी हैं और पुलिस ने जो पथराव करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया है और अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर ये जो कार्रवाई थी ये क्यों हुई और किसकी पिटीशन पर हुई। मस्जिद पक्ष ने अपनी क्या बात जो है कोर्ट के समक्ष रखी या मस्जिद पक्ष का क्या कहना है और जो पिटिशनर है इसमें प्रीत सरोही उनका क्या कहना है, ये सारा जो जानकारी है हम आपके सामने रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। इंटरनेट पे इन दिनों एक नाम काफ़ी वायरल है जो है प्रीत सरोही का, क्योंकि प्रीत सरोही नाम के शख्स ने दिल्ली एनसीआर हो या फिर देश भर में कई ऐसी मस्जिद या फिर दरगाहें हैं जहां पर एंक्रोचमेंट को लेकर कोर्ट में पिटीशन दायर की हैं और वो प्रीत सरोही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रीत जी, ये बताइए कि आपने जो एंक्रोचमेंट के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है ये कब शुरू की और क्या खुद से की है या किसी के कहने पे की? हम अतिक्रमण के खिलाफ 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं और जिन केसेस में रिसर्च कंप्लीट हो गई उन्हें हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे दरगाह फैज इलाही का मसला दिल्ली में हुआ और वहीं से दिल्ली में एक आपका नाम और भी ज़्यादा सामने आया है, तो इस पे आपने कब काम शुरू किया था और थोड़ा अतिक्रमण हट गया, बात खत्म हो गई। अब भूमाफियाओं ने जो वहाँ पब्लिक लैंड से रेवेन्यू जनरेट किया है, वो पब्लिक लैंड से जो पैसा उन्होंने जनरेट किया उसकी सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, कब आपको पता लगा था वहाँ पे अतिक्रमण है, कैसे पता चला? इसकी पहली कंप्लेंट हमने मई में फाइल की थी, इसी मई 2025 और मई के बाद से सर्वे होते होते सर्वे की फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर में आई थी। उसके बाद हम कोर्ट आए, नवंबर में फैसला आया। उसके बाद एमसीडी ने 2 नोटिस किए उन्हें और तीसरा फाइनल नोटिस था। किसी नोटिस का जवाब वो नहीं दे पाए, कोई पेपर वो नहीं सबमिट कर पाए जिससे प्रूव होता हो इस लैंड ओनिंग एजेंसी वक़फ़ है या मस्जिद कमेटी है। और नई बात यह है कि मैनेजिंग कमेटी जो है वो 2004 में रजिस्टर्ड हुई है, जबकि वो प्रॉपर्टी 1940 में किसी मुतजमा इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद को अलॉट हुई थी। अच्छा। तो ये जो मैनेजिंग कमेटी दावे कर रही है, बयानबाजी कर रही है, ये फेक है। ये एक एजुकेशन सोसाइटी है जिसका रजिस्ट्रेशन 2004 में हुआ है। मेरी जो है मस्जिद कमेटी के जो लॉयर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने एक आरोप आप पे लगाया कि जो पैमाइश हुई थी या जो सर्वे हुआ। देखो, आप मेरी बात सुनो, एक मेरा सवाल ले लीजिए। नहीं, सवाल नहीं, मैं आपको जवाब ही दे देता हूँ। मस्जिद कमेटी ने, मैनेजिंग कमेटी ने जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, वो उसका डॉक्यूमेंट नंबर 56, 57, 58, 59, 60 आप पढ़ लीजिए। उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि इन्हें 84-44 स्क्वायर फीट लैंड अलॉट हुई थी और उस लैंड के बाकी 3 तरफ गवर्नमेंट की लैंड है। बात खत्म हो। नहीं, उनका सवाल ये था, उनके खुद के पेपर में लिखा हुआ है कि 850-900 गज जमीन के अलावा उसी में कब्रिस्तान है, उसी में दरगाह है और उसके 3 तरफ सरकारी जमीन है। ठीक है, वो पेपर उन्होंने कोर्ट में फाइल किया। तो अगल बगल में कब्रिस्तान था, इस बात का तो कोई औचित्य नहीं है। मेरा सवाल इस बात में उनका सवाल ये था, उनके सवाल का जवाब, एमसीडी के जो डॉक्यूमेंट थे वो आप तक कैसे पहुंचे? उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनके सवालों सरकारी अधिकारी भी आपकी मदद कर रहे, कुछ ऐसा भी है? उनका, मेरी जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है। सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है, सरकार अपनी मदद कर रही है। और दिल्ली के अलावा, मतलब दिल्ली में अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी के अलावा और कहाँ आपने एंक्रोचमेंट की जो है शिकायतें? आज मंगोलपुरी एफ ब्लॉक की सुनवाई चल रही है। 2 दिन बाद ग्रीनगर मेट्रो स्टेशन है गोविंदपुरी, उसके नीचे सड़क को वक़फ़ किया हुआ है, उसके ऊपर सुनवाई होनी है। तो टोटल कितने ऐसे मामले होंगे पूरे देश में? 2500 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं वक़फ़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, पब्लिक लैंड है जिनके ऊपर वक़फ़ का दावा है सिर्फ, और हम लड़ रहे हैं। सिर्फ वक्फ वाली प्रॉपर्टी है या और भी? देश पर कब्जा करने का काम वक़फ़ ने किया है। क्योंकि एक सवाल ये भी है, देश पर कब्जा करने का काम वक़फ़ ने किया है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ग्रैब किया है वक़फ़ ने। वक़फ़ ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे, वक़फ़ की प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे वक़फ़ ने डाका डाला है और जिसने डाका डाला उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के इर्द गिर्द जो डिमोलिशन हुआ है वो क्या पूरा मसला है और ये जो डिमोलिशन के ऑर्डर हुए किस तरीके से हुए और इसमें जो बचाव पक्ष था उन्होंने क्या क्या तर्क दिए और
जैसा ये सुनने में आया कि जो हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था उसके जो खिलाफ में एक और अपील की गई थी और उसकी 22 फरवरी को डेट जो है सुनिश्चित की गई थी। हम ये पूरा मसला क्या रहा ये समझने के लिए पहुंचे हैं एडवोकेट मिर्जा असद बेग के पास, जो मस्जिद का जो इर्द गिर्द का जो एरिया था उसमें डिमोलिशन के जो ऑर्डर हुए उसके अगेंस्ट में उन्होंने भी पैरवी भी की है और आगे भी वो इसमें पैरवी करेंगे। तो असद साहब, ये जो पूरा मसला है थोड़ा हमारे दर्शकों को आप अगर समझा पाएँ कि ये जब पिटिशन जो भी दायर हुई तो ये पिटिशन के बाद आपने अपने बचाव के पक्ष में क्या क्या पॉइंट्स जो है हाई कोर्ट के सामने रखे थे? सर, इसके अंदर हमने जो है हम इस ऑर्डर के एमसीडी के ऑर्डर के पास होने के बाद हम हाई कोर्ट गए। फर्दर ये इससे पहले ऑर्डर हुआ था प्रीत सिंह सिरोही फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट हैं, वो खैर वो बेहतर जाने। जी। तो उनकी उन्होंने एक लगाई थी रिट पिटिशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये एरिया इंक्रोचमेंट है। जब एक एरिया इंक्रोचमेंट है उसका सर्वे हुआ तो वहाँ पे दिल्ली वक्फ बोर्ड अवेलेबल नहीं था। आप मेरी ज़मीन पे आ रहा हूँ, मेरी ज़मीन का सर्वे कर रहे हो और वहाँ पर मैं ही अवेलेबल नहीं हूँ, तो आपको कौन बताएगा। और भी बहुत काफ़ी लीगल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ हमारी मैनेजिंग कमेटी की गैर मौजूदगी में और दिल्ली वक्फ बोर्ड की गैर मौजूदगी में चीज़ें हुई, और उसके बाद उसका परिणाम ये निकला कि वो अपना आप ही सर्वे रिपोर्ट जो है सर अपने आप में एक सिक्योर डॉक्यूमेंट है, वो प्रीत सिंह सिरोही के पास कैसे पहुंचा। ठीक है। ये भी एक सोचने का विषय है कि उनके पास एक सरकारी कागज़ उनके पास कैसे गया उनके पास। ठीक है। फर्दर जब हमारी हेयरिंग हो रही थी, मैं आपको हेयरिंग का बताता हूँ। हेयरिंग के अंदर फर्स्ट हेयरिंग में तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन सेकंड हेयरिंग में जब था तो आईटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब ने वो हेयरिंग करी। फर्दर वो बार बार हमसे एक बात पूछने लगे, पेपर दिखाओ। ये एमसीडी की हेयरिंग की बात एमसीडी की हेयरिंग की, पेपर दिखाओ। पेपर जो 1970 का गज़ट है, जो प्रोवियंस रिपोर्ट्स हैं, वो पेपर नहीं है क्या? प्रॉपर्टी के पेपर हम कहाँ से लेकर आएंगे जो कि 1970 में गज़ट करा। दिल्ली गज़ट के अंदर मैं आपको दिखा दूं, दिल्ली गज़ट के अंदर ये प्रिंट हुआ मस्जिद का जी। अब आप एक बात बताएं कि जो गज़ट होता है वो मेरे घर में छप रहा है या दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने घर में छाप रही है? ये चीज़ें तो आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट गज़ट प्रिंट होता है, गज़ट निकाला जाता है। गज़ट जो है वो आपको पता ही है, राजपत्र। तो इसको आज तक किसी ने चैलेंज करा ना कुछ। अब फर्दर आप आके सो के उठते हो एकदम से कि जी ये सब चीज़ें इलीगल है, इंक्रोच्ड है, तो सर उस वक्फ जगह का जो क्या कहते हैं उस डिस्प्यूट वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट को सुनने की या उसको डिसाइड करने की पावर जो है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है, अंडर सेक्शन 85 ऑफ वक्फ एक्ट 1995। सर फर्दर मोर ये तो हमने उसमें लिया था अपना क्या कहते हैं, जब हम रिट पिटिशन में गए थे, सिविल रिट पिटिशन 77 ऑफ 2026 हाई कोर्ट में जब गए तो उसमें हमने ये भी प्ली ली थी। तो फर्दर इसके अंदर एक हमारे पास जमाबंदी है जिसके अंदर 3.17 बिस्वा क्लियर है, 3 बीघा 17 बिस्वा। इसका मतलब है कि 3 बीघा 17 बिस्वा उस टाइम पे, ये 1972 की बात हो रही है, और फर्दर इससे पहले की भी चीज़ें, ये जो क्या कहते हैं जमाबंदी है 1972 की जो हमारे पास है। फर्दर जो हमारे पास जो एक्चुअल ज़मीन है वो 3.17 बिस्वा और 3.17 बिस्वा बिफोर प्रायर टू इंडिपेंडेंस, वो उसमें आपका दिल्ली भी जो रेवेन्यू कंट्रोल होता था पंजाब रेवेन्यू एक्ट के अंदर होता था 1885, और उसके अंदर जो पंजाब रेवेन्यू एक्ट है उसके अंदर जो बीघा क्लियर है, बीघा जो उसमें है मेंशन वो है 3025 गज का बीघा।
तो सर अभी तो हम खाली 3017 बीघा पे बैठे हुए थे, 3017 बिस्वा पे बैठे हुए थे। अभी तो जो चीज़ हमारे पास थी हमारी थी, हम तो सिर्फ सर उसी पे हैं। फर्दर आगे भी और चीज़ें हैं। अगर आप मस्जिद देख रहे हो दरगाह फैज़लाई, तो आगे मंदिर भी बना हुआ है। उसके पेपर किसी ने देखे, किसी ने मांगे? या प्रीत सिंह सिरोही वहाँ पर गया उसके लिए? खाली ये एक सोची समझी साजिश है, जो कि एक ये आपसी भाईचारा, हमारी दिल्ली का आपसी भाईचारा ख़राब करने का ठेका लेने वाला ये प्रीत सिंह सिरोही है। जो कि मैं आपको बताऊं, मैं जिस एरिया से आता हूं वहाँ पर रामलीला निकलती। हम छोटे थे, हम जब से भी, और हम आज बड़े हो गए तब से भी, हमने तो कभी कोई इंसिडेंट नहीं सुना कि मुस्लिम एरिया से रामलीला निकली तो उसके साथ कुछ गलत हो गया या किसी ने कुछ करा। कभी कुछ नहीं हुआ। ये जो आज की तारीख में ये लोग जो ऐसे शरारती तत्व, ये आपस का भाईचारा ख़राब करने का काम कर रहा है प्रीत सिंह सिरोही। जो इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ वो भी, उसका भी जिम्मेदार सिर्फ प्रीत सिंह सिरोही है, उसके अलावा कोई नहीं है। फर्दर जो ऑर्डर आने में देर हो गई थी, मैं आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूँ। इसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने पैरा 16 में मेंशन करते हैं, नीडलेस टू स्टेट एनी एक्शन टेकन बाय द रेस्पोंडेंट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। उसके बावजूद भी आपने देखा कि एमसीडी ने क्या करा। और फर्दर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको मैं इतना ब्रीफली डिस्क्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ थी मस्जिद से रिलेटेड वो ये रहा। हमारे पास मस्जिद के जो कागज़ हैं, जमाबंदी, वो अवेलेबल है। फर्दर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर ये पता लगता है कि मस्जिद 100 साल पुरानी है, मस्जिद और उसके आसपास का एरिया। आपने हमारी इस रिपोर्ट में दोनों पक्षों की बात सुनी है। मस्जिद पक्ष का क्या कहना है और जो पिटिशनर है प्रीत सिरोही, उनका क्या कहना है। दोनों ने अपने अपने दावे आपके सामने रखे हैं, अपनी बात को रखा है, और ये भी कहा है जो पिटिशनर है प्रीत सिरोही कि दिल्ली समेत पूरे देश में उन्होंने लगभग 2500 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ से संबंधित है, या फिर जिन पर, जैसा प्रीत सिरोही का ये आरोप है कि वक्फ ने उन पर कब्जा जमाया हुआ है, इसलिए उन्होंने देश भर में 2500 प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो है अदालतों में पिटिशन दायर की हुई है। अब ये देखना है कि इस रिपोर्ट से आपको हमारी जो भी बात है या दोनों पक्षों की बात है वो समझ में आई या नहीं आई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कृपया कमेंट में जाकर हमें बताइए, और अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करें।